आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जेस्टेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी कि गर्भावस्था एवं भ्रूणीय परिवर्धन, जिसमें कि हम समझेंगे कि किस तरह से एक बच्चे का डेवलपमेंट होता है उसकी माँ के गर्भ में। अब शुरुआत से लेके 9 महीने तक की कैसे डेवलपमेंट होता है, कैसे एक छोटा सा एम्ब्रियो एक बच्चे के फॉर्म में डेवलप होता है और आफ्टर 9 मंथ ये बच्चा कंप्लीट होके एक बाहर आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस होती है, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, इसे ही हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। और इनमें हमें पढ़ना है क्लीवेज, ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन, फीटल डेवलपमेंट। अब देखिए, क्लीवेज और ब्लास्टुलेशन इसे हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। एक बार फिर से इसे हम रिकॉल कर लेते हैं कि किस तरीके से एक जाइगोट बना था, फिर उसमें क्लीवेज हुआ और कैसे एक ब्लास्टुला बना, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है और एक डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, ठीक है। अब ये जो डिप्लॉयड जाइगोट होता है तो इसमें प्रोसेस होती है क्लीवेज, ठीक है। जो क्लीवेज होता है इसमें क्या होता है कि जो जाइगोट है, जाइगोट की जो सेल है वो 2 में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2 सेल स्टेज हो जाती है। इसके बाद फिर से इसमें मियोसिस डिवीजन होता है। अब 2 से 4 सेल बन गई, 4 से 8 सेल बन गई, 8 से 16 बनी, 16 से 32 बनी, इस तरीके से बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं, ठीक है। ये हमारी 4 सेल्ड स्टेज है जिसे हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर। अब इसके बाद ये 32 सेल्ड स्टेज बन गई, ठीक है। 32 सेल्ड स्टेज जो है इसको हम बोलते हैं मरूला। जो मरूला होता है इसमें 16 से 32 सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद आगे डेवलपमेंट होता है, इसमें कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसील कैविटी, ठीक है। तो ये जो कैविटी है इसको ब्लास्टोसील कैविटी बोलेंगे और इस स्टेज को हम बोलते हैं ब्लास्टोसाइट, ठीक है। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है, इसी का ही इम्प्लांटेशन होता है माँ के यूट्रस में, ठीक है। मतलब जो फीमेल होती हैं उनके यूट्रस में ये ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो जाता है और ब्लास्टोसिस्ट के इम्प्लांट होने की प्रोसेस को ये इम्प्लांटेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये पूरा जाइगोट बनने के बाद 7 दिन तक की ये प्रोसेस होती है। आफ्टर 7th डे ये इम्प्लांटेशन हो जाता है, ठीक। अब देखो, इम्प्लांटेशन हो गया यानी कि जो फीमेल होती है, महिला होती है, महिला के यूट्रस यानी कि गर्भाशय में ये ब्लास्टुला इम्प्लांट हो गया, ठीक है। मतलब कि इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं गर्भधारण, ठीक। अब आगे हम बात करेंगे कि किस तरीके से अब इसमें फर्दर डेवलपमेंट होता है और कैसे एक छोटा सा एम्ब्रियो कैसे डेवलप होकर एक बड़ा सा बच्चा बनाता है और वो आफ्टर 9 मंथ बाहर आता है, ठीक है। तो इन सबको अब हम डिटेल में अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है। तो देखिए, आफ्टर इम्प्लांटेशन की प्रोसेस कितने दिन की होती है, ये 2nd वीक में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। After implantation, finger-like structure appear on the trophoblast called chorionic villi, ठीक। जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, इम्प्लांटेशन होने के बाद जो ट्रोफोब्लास्ट होता है ना, ट्रोफोब्लास्ट पे कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगते हैं जिनको हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। और ये कोरियोनिक विलाई क्या करती हैं, विच आर सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। ये जो कोरियोनिक विलाई होती है ये यूट्राइन टिश्यू से और मैटरनल फ्लड यानी कि जो यूट्रस में जो टिश्यू होते हैं और जो माँ का जो ब्लड होता है ना, ठीक है, मैटरनल ब्लड जिसे बोलते हैं, उससे ये सराउंडेड होता है, ठीक। अब क्या होता है, देखो, द कोरियोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटीग्रेटेड with each other and jointly form a structural and functional unit between developing embryo। अब देखो, जो कोरियोनिक विलाई थी, ये कोरियोनिक विलाई किसकी है, ये एम्ब्रियो की है, ठीक है। जो एम्ब्रियो है ये कोरियोनिक विलाई उसकी है और जो फीमेल है, ठीक है, जो माँ है, तो माँ के यूट्राइन टिश्यू दोनों मिल के एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। और ये जो प्लेसेंटा होता है ये मदर के और बेबी के दोनों के बीच का एक कनेक्शन होता है, ठीक है। जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह होते हैं वो बच्चे को कैसे मिलते हैं, वो माँ के द्वारा वो बच्चे को इसी प्लेसेंटा के द्वारा ही मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए, कोरियोनिक विलाई और गर्भाशय ऊतक एक दूसरे के साथ इंटरज्वाइंट हो जाते हैं और संयुक्त रूप से एक
अपरा बनाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि प्लेसेंटा का काम क्या होता है, प्लेसेंटा कैसे बनता है, ठीक है, और कैसा होता है। तो देखो, सबसे पहले तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए। आपके बोर्ड्स में ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, तो इसे आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है आपका। देखो, प्लेसेंटा को अपरा भी बोलते हैं, ठीक। तो देखिए, ये डेवलप कैसे होता है। द डेवलपमेंट ऑफ द प्लेसेंटा बिगिंस विद द ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन, यानी कि जो प्लेसेंटा होता है इसका डेवलपमेंट कब से स्टार्ट होगा, जब ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो जाता है ना, ठीक है, उसके बाद से ही प्लेसेंटा डेवलप होने लगता है। लेकिन ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाता, इसको थोड़ा टाइम लगता है, अप्रॉक्स 3 मंथ का टाइम लगता है प्लेसेंटा को कंप्लीटली डेवलप होने में, ठीक। द प्लेसेंटा इज मेड अप ऑफ ट्रोफोब्लास्ट सेल, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि प्लेसेंटा किन सेल्स से मिलके बना होगा, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल से मिलके बना होता है, ठीक है। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो वाया एन अम्बिलिकल कॉर्ड, यानी कि जो प्लेसेंटा होता है ये एम्ब्रियो से किससे कनेक्ट होता है, ये एक अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा कनेक्ट होता है, ठीक है, विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू द एम्ब्रियो, जो कि क्या करता है, ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, जो भी पोषण तत्व होते हैं वो उसको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब भाई जो भी माँ खाती है तो माँ से उस बच्चे को, उस एम्ब्रियो को पोषण कैसे मिलेगा, वो इसी अपरा यानी प्लेसेंटा के द्वारा ही प्राप्त होता है, ठीक है। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर सारी चीजें समझ में आ रही हैं, सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए अब देखते हैं कि प्लेसेंटा कैसा होता है। तो देखिए, वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर आपको शॉर्ट सा दिख रहा है ना, ठीक, ये प्लेसेंटा ही है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है गोल गोल, ये प्लेसेंटा है, ठीक है, ये प्लेसेंटा है, और जो कि बच्चे की नाभि से जुड़ा होता है, ठीक है, और ये बेबी और मदर के बीच का कनेक्शन होता है। तो इसमें देखिए, इस डायग्राम में आप देखिए, तो जो प्लेसेंटा होता है, ठीक, तो देखो ये क्या है, ये कोरियोनिक विलाई है। ये कोरियोनिक विलाई कौन बनाएगा, ये जो फीटल साइट जो होता है, यानी कि जो एम्ब्रियो की सेल्स होती है वो कोरियोनिक विलाई बनाती हैं, ठीक है। और यहीं पे ये मैटरनल वेन, ठीक है, मतलब कि जो माँ की जो ब्लड वेसल्स हैं ये और कोरियोनिक विलाई मिलके क्या बना लेती है, मिलके प्लेसेंटा बनाते हैं, ठीक। अब देखो, ये मैटरनल साइड है और ये फीटल साइड है, मतलब ये बेबी के साइड का पार्ट है और ये माँ के साइड का पार्ट है। तो देखो, ये जो मैटरनल साइड है इसमें मदर की ब्लड वेसल्स अटैच है, ठीक। अब जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं, जो भी मदर खाती है, जो भी माँ खाएगी पिएगी, यानी वो प्लेसेंटा के द्वारा एम्ब्रियो को प्राप्त होता है। जो भी बेबी है, डेवलपिंग बेबी है, उसको ये प्राप्त होता है, ठीक है, जिससे कि उसे पोषण मिल पाता है, ठीक। देखिए, ये अम्बिलिकल वेन है जो कि एम्ब्रियो की है, ये अम्बिलिकल आर्टरी है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जिसे हिंदी में हम अपनी लैंग्वेज में नाड़ा बोलते हैं, ठीक है, जो भी नया न्यू बॉर्न बेबी होता है, मे बी आपने देखा होगा कि छोटे से बेबी में, न्यू बॉर्न बेबी में एक अलग से स्ट्रक्चर दिखता है जिसको बोलते हैं नाड़ा, ठीक है, तो वो एक्चुअल में एम्बिलिकल कॉर्ड ही होती है, ठीक है। तो जो प्लेसेंटा होता है वो कैसे अटैच्ड होता है, वो इसी अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा ही अटैच्ड होता है, ठीक है। ये हमारी दिख रही है क्या, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक, इसी के ही द्वारा प्लेसेंटा अटैच्ड होता है, ठीक, ये चीज हो गई। और यहीं पे ये होती है कोरियोनिक प्लेट। कोरियोनिक प्लेट जो होती है, देखो जब पार्चुरेशन होता है, ठीक है, यानी कि बेबी का जब डिलीवरी होता है, तो ये जो प्लेसेंटा होता है ना, ये भी बाद में निकाल दिया जाता है, ठीक है। आफ्टर पार्चुरेशन मतलब बेबी बाहर आया तो उसके बाद इस प्लेसेंटा को भी बॉडी से, माँ की बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो आई थिंक ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि ये क्या है, हमारा प्लेसेंटा है। देखो ये क्या ये इधर सरफेस में लगा हुआ है, ठीक है। ये जो प्लेसेंटा है एक्चुअल में ये क्या है, ये जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल है ना, उसी से ही अटैच्ड होता है। एंडोमेट्रियम वॉल जो होती है वहीं से ही, तो पहले मैंने आपको समझाया था कि एंडोमेट्रियम वॉल जो होती है ग्लाइकोजन का सेक्रेशन करने लगती है, ठीक है। अभी 3 मंथ तक तो प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता नहीं है, आफ्टर 3 मंथ प्लेसेंटा कंप्लीटली डेवलप हो जाता है।
तभी तो इस एम्ब्रियो को पोषण मिलता है, ठीक है। लेकिन तब तक पोषण कैसे मिलता है, तब तक ये जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है यूट्रस की, वो जो ग्लाइकोजन सेक्रीट करती है ना, उसके द्वारा एम्ब्रियो को पोषण मिलता रहता है, ठीक है। तो ये जो प्लेसेंटा है ये किससे अटैच्ड है, ये एंडोमेट्रियम वॉल से ही अटैच्ड है, ठीक है। और ये बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है। देख पा रहे हैं ना कि ये प्लेसेंटा किससे अटैच्ड है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा अटैच्ड होता है, ठीक। और ये माँ का रेक्टम, ब्लैडर और ये वेजाइना, ये जो मदर की वेजाइना है यहीं से ही बेबी का डिलीवरी होगा। जब डिलीवरी के टाइम क्या होता है, जो वेजाइना होती है ना, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, कुछ हार्मोन सेक्रीट होने लगते हैं, जिसके कारण वेजाइना जो होती है काफ़ी फैल जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसके कारण ईजिली बेबी बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इन सबको भी हम आगे डिटेल में समझेंगे। फिलहाल अभी तो हमें प्लेसेंटा के बारे में समझना है कि प्लेसेंटा क्या होता है। देखो, अब बात करते हैं कि प्लेसेंटा के फंक्शन क्या है। द प्लेसेंटा प्रोवाइड्स नरिशमेंट एंड ऑक्सीजन टू द एम्ब्रियो एंड हेल्प्स इन रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो। देखो, जो प्लेसेंटा होता है, ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है, यानी जो बेबी है जो कि डेवलप हो रहा है, उसको ये पोषण देता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं उनकी सप्लाई करता है, ठीक है। इसके अलावा जो बेबी होता है, जो एम्ब्रियो होता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है, तो वो जो भी एक्सक्रीट आउट करता है, जो भी बॉडी से अपने बाहर निकालता है, ठीक है। भाई बेबी है, मैच्योर हो रहा है, तो उसमें भी तो कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होंगे, लाइक CO2, ठीक है, लाइक अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक। तो वो कैसे पास आउट होंगे, वो इसी प्लेसेंटा के ही द्वारा बॉडी से बाहर जाते हैं, ठीक। होता क्या है, देखो भाई, जो भी न्यूट्रिएंट है, ठीक, अब जो बेबी है वो भाई इंतजार कर रहा है कि कब मेरी माँ खाएगी और कब मुझे न्यूट्रिशन मिलेगा, ठीक। अब क्या है कि जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा ने जो भी न्यूट्रिएंट है वो बेबी तक पहुंचा दिए, ठीक। अब बेबी क्या करता है, उसके द्वारा जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं वो प्लेसेंटा को दे देता है, और वो प्लेसेंटा माँ के ब्लड में पहुंच जाता है, और भाई माँ के ब्लड से होते हुए वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होती है ना। कितनी इंटरेस्टिंग है ना कि किस तरीके से एक बेबी का और एक माँ का कनेक्शन होता है, ठीक है, कि गर्भ के अंदर कैसे प्रोसेस चल रही है। आई थिंक आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है। अगर इंटरेस्टिंग लग रही है, सारी चीज़ें समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो, चैनल को सब्सक्राइब करने में और वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत किया करिए। देखिए, जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलती है। तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि मैं आपको कुछ अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा पा रही हूँ, आपके लिए कुछ अच्छा कर पा रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए कंजूसी बिल्कुल भी मत किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक। तो ये तो हो गया आपका फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्या है कि जो प्लेसेंटा होता है ये कुछ हार्मोन का सेक्रीशन करता है, ठीक है। तो अब हम समझेंगे हार्मोनल सेक्रीशन फ्रॉम प्लेसेंटा, कि प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन सेक्रीट होते हैं। तो देखो, इट आल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड सेक्रीट वेरियस हार्मोन्स। सबसे पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये जो प्लेसेंटा होता है ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे एक्ट करता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, स्टार मार्क कर लीजिए कि जो प्लेसेंटा होता है ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, जो कि कुछ हार्मोन का सेक्रीशन करती है। अब कौन कौन से हार्मोन का सेक्रीशन करेगी, तो देखो, सबसे पहले HCG जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ये हार्मोन का सेक्रीशन करता है। इसके अलावा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, इन 3 हार्मोन का सेक्रीशन होता है प्लेसेंटा के द्वारा। अब ये जो प्लेसेंटा होता है ये हार्मोन सेक्रीट करता है, तो इन्हीं हार्मोन के द्वारा क्या होता है, जो प्रेगनेंसी होती है, जो गर्भावस्था होती है, वो मेंटेन रहती है, ठीक है, ठीक। ये हो गया आपका हार्मोनल सेक्रेशन। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे गैस्ट्रुलेशन, कि अब देखो प्लेसेंटा बन गया, बेबी को न्यूट्रिशन मिलने लगा, ठीक है, अब बेबी को पोषण अच्छे से मिल पा रहा है। अब क्या है, बेबी डेवलप होगा, अब उसमें कुछ बॉडी पार्ट बनना स्टार्ट होंगे, आईज बनेंगी, माउथ बनेगा, है ना, फिंगर बनेंगे, हाथ पैर बनेंगे, ये सारी चीज़ें। तो अब देखेंगे कि किस तरीके से ये प्रोसेस होती है। तो देखो, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस जो होती है कब से स्टार्ट होती है,
तो गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट्स इन द थर्ड वीक। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि गैस्ट्रुलेशन जो स्टेज होती है कब से स्टार्ट होती है, ये थर्ड वीक से स्टार्ट होती है, यानी कि तीसरे सप्ताह से शुरुआत होती है इसकी। ठीक है, होता क्या है इसमें, द इनर सेल और एम्ब्रियो स्टार्ट्स डिफ्रेंशिएटिंग इनटू 3 जर्मिनल लेयर। देखो जो एम्ब्रियो होता है आफ्टर 3 वीक्स क्या होता है कि जो इसकी इनर सेल्स होती हैं ये डिफ्रेंशिएट होने लगती है, डिफ्रेंशिएट होंगी और अलग अलग लेयर बना लेती है, जिनको बोलते हैं हम एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ठीक है, तो डायग्राम में देखिए कि ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है। ठीक है, अब इसकी जो इनर सेल है, ठीक, इनर सेल जो है ये अपने आप को डिफ्रेंशिएट करने लगती है। तो इसने सबसे आउटर लेयर बना ली जिसको बोलते हैं हम एक्टोडर्म, और जो मिडिल लेयर होती है इसे बोलते हैं मेसोडर्म, और जो इनर लेयर होती है इसे बोलते हैं हम एंडोडर्म। ठीक है, अब देखो होता क्या है, अब बेबी के बॉडी पार्ट डेवलप होना स्टार्ट होंगे। अब ये जो जर्मिनल लेयर्स होती हैं इन्हीं की हेल्प से बेबी के बॉडी पार्ट डेवलप होंगे। तो देखो जो एक्टोडर्म है, एक्टो का मतलब ही है आउटर, तो एक्टोडर्म से डेवलप होंगे एक्सोस्केलेटन, जबकि जो मेसोडर्म है ये ऑर्गन के अंदर डेवलप होती है, और जो एंडोडर्म है, एंडोडर्म से इंटरनल ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो देखो these cells transform and get differentiated to all the tissues and organs like nerve, blood vessels, muscle, bone, digestive tract etc. देखो ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये तीनों जो जर्मिनल सेल्स हैं, ठीक, तो ये क्या करेंगी, ये तंत्रिका, रक्त कोशिकाएं, मांसपेशी, हड्डी और डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सबको डेवलप करने में हेल्प करती, इनकी वजह से ही डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो देखो एक्टोडर्म से क्या बन रहा है हमारा, नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, एपिडर्मिस एक्सेट्रा। ये किससे बन रहा है, ये आपके एक्टोडर्म लेयर से बन रहा है। तो देखो ये चीजें आपको ध्यान रखनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आपके बोर्ड्स के लिए और ये नीट के लिए भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि नर्वस सिस्टम किससे ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, आपको 3 ऑप्शन दे दिए एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका एक्टोडर्म। ठीक है, अब देखो मेसोडर्म से क्या ओरिजिनेट होता है, डेवलपमेंट होता है किसका, तो मेसोडर्म जो है, मेसोडर्म लेयर से ही मिलके बनता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स, सर्कुलेटरी सिस्टम, नोटोकॉर्ड, बोन, किडनी और गोनेट्स। ठीक है, तो ये हमारे मेसोडर्म बनाते हैं। इसके बाद एंडोडर्म का काम क्या होता है, तो जो एंडोडर्म लेयर होती है इससे इंटरनल ऑर्गन बनते हैं, जैसे कि हमारे स्टमक हो गया, लीवर हो गया, पैनक्रियास, ब्लैडर, लंग, गट लाइनिंग, तो ये सब मिलके हमारे इंटरनल ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, ठीक, इसके अलावा देखो द इनर सेल मास कंटेन सर्टेन सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स। अब देखो जो इनर सेल मास होता है इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्टेम सेल्स। ये जो स्टेम सेल्स होती हैं इनका काम क्या होता है, these cells have the potency to give rise to all the tissues and organs। ये जो स्टेम सेल्स होती हैं तो इनका काम क्या होता है, देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है कि इनकी हेल्प से कोई भी नया ऑर्गन बनाया जा सकता है। तो ये जो स्टेम सेल्स होती हैं इनमें पोटेंसी होती है, क्षमता होती है कि ये कोई भी एक नया ऑर्गन डेवलप कर सकती है। तो ये जो स्टेम सेल्स होती हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो जो भी न्यू बॉर्न बेबी होते हैं तो उनकी स्टेम सेल्स को प्रिजर्व भी किया जा सकता है और कराया भी जाता है। लोग उन स्टेम सेल्स का प्रिजर्वेशन करा लेते हैं कि इन केस फ्यूचर में कभी कोई इंजरी होती है, कभी बेबी का कोई भी बॉडी पार्ट डैमेज हुआ, कुछ भी उसमें प्रॉब्लम आई, बच्चा बड़ा हो गया, इसके बाद इन केस फ्यूचर में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो इन स्टेम सेल्स की हेल्प से इसका एक नया बॉडी ऑर्गन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये स्टेम सेल्स का काम होता है। आई थिंक अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। देखो इस डायग्राम से आप समझ सकते हो, देखो ये है एक्टोडर्म यानी कि आउटर, ठीक है, आउटर लेयर है भाई, और ये क्या बना रहा है, हमारा एक्सोस्केलेटन बना रहा है। ठीक, जबकि ये जो मेसोडर्म है, ये मेसोडर्म क्या है, जो इंटरनल बॉडी पार्ट है ना, ठीक है, उनमें प्रेजेंट है।
और एंडोडर्म ये बना रहा है हमारे जो भी इंटरनल ऑर्गन है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, और किडनी, गट्स, ठीक। तो ये सब किससे मिलके बन रहे हैं? ये आपके एंडोडर्म से मिलके बन रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज अच्छे से समझ में आई। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पे। देखिए अब हम समझेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक, कि माँ के गर्भ में बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे एक डिप्लॉयड जाइगोट से डेवलपमेंट होता है और 9 मंथ तक डेवलपमेंट होता रहता है, और आफ्टर 9 मंथ ये एक डिप्लॉयड जाइगोट एक बच्चे के फॉर्म में डेवलप हो जाता है और 9 मंथ के बाद ये बच्चा बाहर आता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम अच्छे से बढ़िया से समझेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको अपनी कहानी समझ में आ रही है कि किस तरीके से आप अपने माँ के गर्भ में रहे और कैसे कैसे आपके बॉडी में चेंजेस आए, कैसे आपका बॉडी पार्ट बना, ठीक है। तो इन सबको अच्छे से हम समझेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दो। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले मंथ में क्या होता है कि आफ्टर द फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द हार्ट डेवलप्स। जब प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ होता है, ठीक है, तब क्या है, हार्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। देखो किस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, वीडियो में आप देख सकते हैं। इसके बाद सेकेंड मंथ में क्या होता है कि लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप इन द सेकेंड मंथ। दूसरे महीने में हाथ पैर और उंगलियों का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। वीडियो में आप देख सकते हैं धीरे धीरे कि कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, स्लोली स्लोली किस तरीके से डेवलपमेंट चल रहा है। ये देखो किस तरीके से हाथ और पैरों की फिंगर जो है वो डेवलप हुई, है ना। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना कि किस तरीके से आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, कैसे एक एम्ब्रियो डेवलप होता है धीरे धीरे धीरे, मतलब डिप्लॉयड जाइगोट से एक फुल्ली फॉर्म्ड बेबी बन जाता है, ठीक है। अब देखो थर्ड मंथ में क्या होता है। इन थर्ड मंथ ऑल द मेजर ऑर्गन सिस्टम डेवलप, जेनाइटल ऑर्गन्स आर विजिबल। यानी कि तीसरे महीने के अंत तक क्या होता है कि जो भी ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं, वो डेवलप होने लगते हैं, हो जाते हैं, ठीक है। और जेनाइटल ऑर्गन जो होते हैं यानी कि जो भी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो भी थोड़ा सा विजिबल हो जाते हैं, दिखने लगते हैं। मतलब कह सकते हो आपकी तीसरे महीने में सेक्स ऑर्गन डेवलप होने लगते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो क्या होता है कि फिफ्थ मंथ में द एम्ब्रियो स्टार्ट्स मूविंग एंड हेयर्स स्टार्ट अपीयरिंग ऑन द हेड। जो एम्ब्रियो है, जो बेबी है माँ के गर्भ में जो पल रहा है, ठीक है, तो वो क्या है आफ्टर 5 मंथ ये बेबी मूविंग करने लगता है, मूव करने लगता है, हिलने डुलने लगता है, ठीक है। और इसकी बॉडी में कुछ हेयर्स भी दिखने लगते हैं, ठीक। इसके बाद क्या होता है, देखो 6 मंथ में क्या होगा, बाय द एंड ऑफ 6 मंथ या फिर सेकेंड ट्रिमेस्टर, अब क्या है 24 वीक्स का बेबी हो गया। अब इसमें आईलैसेस आ जाती है, आईलिड्स जो होती है वो सेपरेट हो जाती है। मतलब जब अभी इससे पहले क्या था, बेबी की जो पलकें थी वो चिपकी हुई थी, ठीक है। लेकिन 6 मंथ के बाद क्या होता है कि जो बेबी की पलकें होती है वो खुलने लगती है, बच्चा जो होता है वो अपनी आंखें खोलने लगता है, ठीक है। एंड द बॉडी गेट्स कवर्ड विथ फाइन हेयर, और जो बेबी की बॉडी होती है वो छोटे छोटे पतले पतले से हेयर से कवर होती है, ठीक है। मतलब बहुत ही ज्यादा माइन्यूट से पतले हेयर होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब बाय द एंड ऑफ 9 मंथ द फीटस फुल्ली डेवलप्स एंड रेडी फॉर बर्थ। अब देखो 9 मंथ तक के बाद या 9 मंथ तक बेबी पूरी तरीके से कंप्लीटली डेवलप हो जाता है। अब ये मैच्योर हो चुका है और ये डिलीवरी के लिए रेडी होता है, ठीक है, मतलब कि बर्थ के लिए रेडी होता है। आई थिंक अच्छे से समझ में आया होगा कि किस किस मंथ में बेबी क्या क्या करता है, ठीक है। तो देखो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम कि फर्स्ट मंथ में क्या है कि हार्ट डेवलप होता है। इसके बाद सेकेंड मंथ में जो हाथ पैर की उंगलियां डेवलप होती हैं, हाथ पैर डेवलप हो जाते हैं और उंगलियां डेवलप हो जाती हैं। थर्ड मंथ में क्या होता है कि जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं और जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो भी विजिबल हो जाते हैं, ठीक। इसके बाद फिफ्थ मंथ में क्या है कि एम्ब्रियो स्टार्ट्स मूविंग एंड हेयर्स स्टार्ट अपीयरिंग ऑन द हेड, कि जो फिफ्थ मंथ के स्टार्ट में या फिर एंडिंग में जो बेबी होता है वो माँ के गर्भ में मूव करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद 6 मंथ में क्या है कि और 6 मंथ में जो बेबी है वो अपनी पलकें
खोलने लगता है, ठीक है। आईलैशेस प्रेजेंट हो जा आईलैशेस उसमें आ जाती हैं, तो इस तरीके से इसमें डेवलपमेंट होता है। इसके बाद और इसी के बाद फिर 9 मंथ के बाद बेबी कंप्लीटली डेवलप हो जाता है और वो रेडी फॉर बर्थ होता है, मतलब अब वो बर्थ लेने के लिए, बाहर आने के लिए रेडी है, ठीक। आई थिंक अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, वीडियो में देखिए कि किस तरीके से एक बेबी है और वो कैसे कैसे मैच्योर हो रहा है और एक फुल्ली फॉर्म्ड बेबी में कंप्लीट हो गया, डेवलप हो गया, ठीक। और वो आफ्टर 9 मंथ माँ के गर्भ से बाहर आता है और इस कलरफुल दुनिया को देखता है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन की प्रोसेस को। पार्चुरेशन यानी कि चाइल्ड बर्थ, ठीक है। चाइल्ड बर्थ को हम समझेंगे कि किस तरीके से बेबी बाहर आता है, ठीक है। और इसके अलावा हम समझेंगे लैक्टेशन को कि किस तरीके से जो मदर होती है वो अपने बेबी को फीड कराती है, स्तनपान कराती है और क्या रीज़न है कि प्रेगनेंसी के बाद जो मदर होती है वो उसकी ब्रेस्ट से मिल्क आने लगता है, ठीक है। तो इन सबको भी हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, या फिर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई परेशानी है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कोई चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं आपकी बायोलॉजी मेंटोर प्रीति मैम हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमेशा हाजिर हूँ। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।